पिछले आज और पिछले कल हमारी पार्टी की जो बैठकें उनका दौर शुरू हुआ। जैसा आपको मालूम है कि पिछले कल हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक थी। उसके बाद जो शाम का सत्र है उसमें हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, हमारी बैठक हुई और बहुत लंबी चर्चा हुई। इसी कड़ी में आज जो हमारे ब्लॉक के प्रभारी हैं, हमारे पार्टी के सचिव, कार्यकारिणी के सदस्य, जिनको हमने विभिन्न ब्लॉकों का प्रभार दिया है, उनके साथ जो है बैठक हुई। आप लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2019 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संस्तुति पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तमाम ब्लॉक स्तर तक की जो कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी थी और मुझे निर्देश दिया कि मैं सभी कार्यकारिणी को ब्लॉक स्तर तक पुनर्गठित करूं। 17 मार्च को जो है नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और 24 मार्च को जो है लॉकडाउन की देश में शुरुआत हुई। हालांकि हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उनको कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया था, उसके बावजूद भी कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती रही। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बार बार हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। जो सरकार की जनविरोधी नीतियां थी उनके खिलाफ भी हम सड़कों पे आए, चाहे सचिवालय का घेराव हो, विधानसभा का घेराव हो, गवर्नर हाउस का घेराव हो और जिला स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किए। लेकिन क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो चुका था, सभी को जो है काम आवंटित करना जरूरी था। अभी मैंने कुछ दिन पूर्व जो हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे परमिशन लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैंने काम बांटा है। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनको हमने जिले आवंटित किए हैं। उसी तरह से हमारे जो पार्टी के सचिव हैं उनको हमने ब्लॉकों का प्रभार जो है सौंपा है। हमने कुछ जो है नई नियुक्तियां भी की। मेरे साथ बैठे सुशांत कपेड़ जी को हमने मीडिया NSA का प्रभार सौंपा है। ये मेरे साथ जो है इन विभागों को संगठन की तरफ से देखेंगे सचिव की हैसियत से। दीपक शर्मा जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, ये पुराने। हमने ये भी ज़रूरी समझा कि हम नए लोगों को, महिलाओं को भी हम इसमें जोड़ें। हमने शिमला में किरण घांटा जी को, जो पेशे से वकील हैं, इन्हें भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है प्रवक्ता बनाया है। ये पिछली सरकार में चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल कमीशन की भी जो है प्रमुख रही हैं, चेयरमैन रही हैं। उसी तरह से हमारी मोनिका चौहान जो पहले युवा कांग्रेस में थी,
इनको हमने मीडिया पैनलिस्ट बनाया है। और सौरभ चौहान एडवोकेट है, नौजवान है, इनको भी हमने जो है मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेवारी दी है। और एक विनय शर्मा जी, जिन्हें शायद अक्सर आप सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव देखते हैं, पार्टी के मुद्दे को उठाते हैं। अभी हाई कोर्ट में उनका केस था, तो शायद आने वाले हैं, उनको भी हमने मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेवारी दी है। इन 2 दिनों में हमने संगठन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। दरवाजा बंद करता प्लीज। सभी पार्टी के पदाधिकारियों को हमने जो काम आवंटित किया है, और साथ में हमने सबको स्पष्ट निर्देश दिए कि जो उत्तरदायित्व दिया गया है उस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना उनका काम है। क्योंकि पार्टी आला कमान का स्पष्ट निर्देश है कि जो पार्टी के पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, ऐसे पार्टी के पदाधिकारी को आने वाले समय में अपने पद से वंचित होना पड़ सकता है। क्योंकि आज तो मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो काम का आवंटन हुआ है। हमने अपने जो जिला कांग्रेस कमेटीज है, हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज है, इनको हमने निर्देश दिया है कि 10 नवंबर तक अगर कहीं पे ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन नहीं हुआ है तो 10 तारीख तक होना चाहिए। उसी तरह से मेरा जो फोकस है वो बूथ कमेटीज को लेकर, क्योंकि जब तक हमारी बूथ कमेटीज मजबूत नहीं होगी, संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि 25 तारीख नवंबर तक सभी बूथ कमेटीज का गठन होना चाहिए। हालांकि काफी ब्लॉकों में हो चुका है, कुछ ब्लॉकों में चल रहा है, लेकिन हमने समय सीमा तय की। और बूथ कमेटीज को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अतीत की तरह जो बूथ कमेटीज है वो कागजों में नहीं होगी। हमने टारगेट दिया है कि हर बूथ में कम से कम 5 और 7 ये संख्या हमने सुनिश्चित की है। इस कमेटी में महिला भी होनी चाहिए, हमारे अनुसूचित जाति से भी होना चाहिए, युवा, एक समन्वय होना चाहिए। और ये स्पष्ट निर्देश है कि जो बूथ कमेटीज होंगी वो बूथ में जाके बनेगी। पूरा हमारे पास उनका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, और आने वाले समय में अगर कोई पार्टी का संदेश हो, कोई आदेश हो, वो सीधा बूथ कमेटीज के मेंबर तक पहुंचे। जब मैं ब्लॉक्स का दौरा करूंगा, मैं खुद भी जाकर बूथ कमेटीज के लोगों से मिलूंगा। और मैंने ये तय किया है कि जितने हमारे बूथ कमेटी के सदस्य होंगे, उन सभी सदस्यों को हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र देंगे। हमारी पार्टी का एक प्रशिक्षण विभाग भी है, जो मेरे राजनीतिक सचिव हैं हरिकृष्ण हिमराज जी। हमारा आने वाले समय में हमने कार्यक्रम बनाया है कि सारे ब्लॉक्स में जाके प्रशिक्षण शिविर लगेगा
और उसमें सभी पार्टी के पदाधिकारियों को की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। और ये जो बूथ कमेटीज है इनको हम अलग से जो है प्रशिक्षण देंगे, पार्टी की विचारधारा को लेकर, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर कोई संशय हो उसे दूर करने का प्रयास होगा। और ये काम भी हम जो है करने वाले हैं। उसी तरह से जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो पार्टी का चेहरा होता है, क्योंकि मेरा एक विस्तृत बहुत लंबा अनुभव पार्टी स्पोक्स पर्सन के रूप में रहा है। लगभग 10 साल से ज़्यादा मैं पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता रहा हूँ। एक व्यापक अनुभव है। तो कल मैंने अपने सभी प्रवक्ताओं से अपने अनुभव शेयर किए और उन लोगों की राय को जानने का भी प्रयास किया। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जगह पे निश्चित रूप से कमी भी मुझे लगा है कि हमें जितना मुखर होना चाहिए, कई जगह पे हमारे पार्टी के प्रवक्ता इतना मुखर नहीं हो पाए। ये मेरे स्पष्ट निर्देश है कि जो पार्टी प्रवक्ता मुखर नहीं होगा, पार्टी के इश्यूज को ढंग से नहीं उठा पाएगा, वहां हमें पार्टी का प्रवक्ता बदलना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष में पार्टी के प्रवक्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना होता है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और पार्टी के कार्यक्रमों की समय समय पे जो है जानकारी देना होती है। मुझे विश्वास है कि कुछ प्रवक्ताओं ने हमारा अच्छा काम किया है और जहां मुझे लगा कि थोड़ी कमी है, कल की बैठक के बाद निश्चित रूप से ये कमी भी दूर होगी। और आज सभी ब्लॉक के प्रभारियों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए, क्योंकि कार्य का आवंटन हो गया। जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उन्हें जिलों का प्रभार दिया गया। जो हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी प्रभार दिया गया। लेकिन ब्लॉक में हमने सीधे तौर पे सचिवों की नियुक्ति की है, जिनका काम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ तालमेल बनाने का रहेगा, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ और प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं। और पदाधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो भी क्षेत्र आवंटित किए गए हैं वहाँ वो जाएं, पार्टी की बैठकें लें और रिपोर्ट जो है वो बराबर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भेजते रहें, ताकि हम रिपोर्ट्स को अपनी आला कमान तक पहुंचा सकें। तो मुझे विश्वास है कि हमारे पार्टी में जो पदाधिकारी हैं काफी अनुभवी है, संगठन का तजुर्बा है, और मैंने ज्यादातर ऐसे लोगों की नियुक्ति की है जो सचिव हैं, जो NSI से आए हैं, युवा कांग्रेस से आए हैं, जिनमें काम करने का जोश है। और काफी समय से मैंने ऐसे लोगों का काम भी देखा है जिनको नियुक्तियां दी है। तो मुझे विश्वास है कि संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी और आने वाले समय में आप भी महसूस करेंगे कि संगठन की गतिशीलता जो है वो बढ़ी।
अभी जो प्रदेश की सरकार अभी भी 2 या 3 दिन पूर्व अफसरों के तबादले हुए, उससे पूर्व रात के अंधेरे में सारे डिप्टी कमिश्नर लगभग 6 के करीब बदल दिए गए और अफसरशाही को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। बार बार ट्रांसफर करने से सरकार की कार्य कुशलता कम होती है और ये इस बात को इंगित करती है कि जो मौजूदा शासन है, मुख्यमंत्री हैं या उनके वजीर हैं, उनका अफसरशाही पे कोई नियंत्रण नहीं। इस कोरोना के समय में जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं। सरकार आम लोगों को राहत देने के बजाय लगातार लोगों पे टैक्स लगा रही है। जैसे बिजली की दरों में वृद्धि हुई और नए बिजली का कनेक्शन लेना एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से सीमेंट के दाम बढ़े, हमारे पड़ोसी राज्यों में सीमेंट सस्ता है, यहाँ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो सीमेंट कंपनियां हैं, उनके साथ सरकार की मिली भगत जो है साफ तौर पर स्पष्ट नजर आती है। कोरोना की वजह से प्रदेश की आर्थिकी को नुकसान हुआ। हमने लॉकडाउन के समय 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी, जिसमें हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी के पूर्व वाइस चांसलर विजय सिंह चौहान, हमारे कुछ डॉक्टर्स, हमारे इकोनॉमिक फील्ड से कुछ लोग शामिल थे। एक रिपोर्ट हमने बनाई थी जो हमने मुख्यमंत्री जी को एक दस्तावेज सौंपा था। हमें उम्मीद थी कि सरकार उस पर कुछ काम करे और जो हमने सुझाव दिए उन सुझावों पे अमल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे तो लगता है, क्योंकि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति की का विश्लेषण नहीं था, एक विपक्षी दल होने के नाते हमने ये दायित्व समझा कि अगर हम सरकार को सकारात्मक और सार्थक सुझाव दे सकते हैं तो हमें देने चाहिए। लेकिन शायद वो जो दस्तावेज हमने दिया वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसमें बहुत अच्छे सुझाव थे कि हम कोरोना के बाद हमारी जो जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमारे जो स्कूल कॉलेज, हमारे जो शिक्षा संस्थान बंद पड़े हैं उसके लिए हमारी क्या नीति होनी चाहिए, हमारा जो टूरिज्म लगभग खत्म हो चुका है उसके लिए हमारे क्या सुझाव है, और कोरोना के समय जिन लोगों को मदद की जरूरत थी उनकी मदद किस तरह से की जाए। लेकिन सरकार ने किसी की मदद नहीं। हमारे जो वोटियर्स थे, हमने मांग की थी कि उनके बिजली के बिल माफ होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों को कोई राहत नहीं मिली, उल्टा जो किसानों ने बैंकों से ऋण लिया चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई,
हमारे हिमाचल के जो नौजवान हिमाचल से बाहर नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां छूट गई, वो वापस प्रदेश में आए और बगैर काम के बैठे। एक तो पहले ही हमारे यहाँ बेरोजगारी थी। अब सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने नौजवान हमारे प्रदेश में बाहर से वापस आए और बगैर काम के बैठे। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं। किसानों को मदद देने की बात तो दूर रही, ये काला कानून लेके आए, जिस कानून को लेकर अभी पूरे देश में विरोध हो रहा है, उसमें मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कुल मिलाकर ये सरकार समाज के किसी भी वर्ग की मदद नहीं कर पाई। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हम देश के लोगों को दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हिमाचल का भी उसमें हिस्सा बनता है। कितना हिस्सा बनता है, कितना पैसा आया, कोई जानकारी नहीं। पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री जी के जो पूंजीपति मित्र हैं, उन्होंने अरबों की मदद की। हालांकि पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत नहीं थी जब पीएम रिलीफ फंड अस्तित्व में था, क्योंकि पीएम केयर फंड में तो कोई जो है पारदर्शिता नहीं। इतना पैसा इकट्ठा हुआ, हिमाचल में भी इकट्ठा हुआ। जो स्वयं सेवी संस्थाएं, उन्होंने लोगों की मदद की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लंबी लंबी फरिश्ते जारी कर रहे हैं कि हमने कोरोना के समय में इतनी मदद की, और सच्चाई इस बात की है कि सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर मदद हुई है, जो स्वयं सेवी संस्थाएं उन्होंने मदद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में डाला। भारतीय जनता पार्टी ने पैसा भी इकट्ठा किया, उसकी भी कोई जानकारी नहीं। और मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हिमाचल पे को जो है हजारों करोड़ का नुकसान है इस कोरोना के समय। मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि जब सारी गतिविधियां बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, टूरिज्म बंद हो गया, तो निश्चित तौर पे नुकसान होना था। लेकिन उस नुकसान से उबरने के लिए आपके पास कौन सी नीति है? आपने स्पष्ट ही नहीं किया। और ऐसे समय में जब हमें मदद की दरकार थी, प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए रोहतांग टनल का उद्घाटन करने। हालांकि उसमें भी विवाद है, उस पर भी मैं चर्चा नहीं करूं, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए, फीता काटने आए तो हिमाचल के लिए कोई पैकेज देके जाए। हमको उम्मीद इसलिए भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इनके एक मंत्री अनुराग ठाकुर जी वो भी हिमाचल के। तो केंद्र में हमारे पास दो महत्वपूर्ण पद, एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत ऊंचा पद है, सरकार में वो तो वित्त राज्य मंत्री। लेकिन मुझे लगता है कि वो हिमाचल का पक्ष मजबूती से प्रधानमंत्री के सम्मुख नहीं रख पाए, ना मुख्यमंत्री रख पाए। प्रधानमंत्री जी आए और अकेले टनल में घूम के हाथ हिला के चले गए। और ऐसे समय में जब हमें एक एक पैसा बचाना है
की बात है। अब एक ऋषि हुए हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो कहते थे कि उनकी जिंदगी की एक फिलॉसफी थी। वो कहते थे अगर घी नहीं है ना तो उधार के लिए खाओ। ये ब्राह्मण है, पंडित जी कोई नाम पता है आपको? चलो मेरी जानकारी नहीं है। तो ये सरकार भी उन्हीं के सिद्धांत पे चली। सर वो ऋषि भी हो सकते, वो नेता ही हो सकते हैं। तो आज स्थिति ये है कि सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है, कर्ज पे कर्ज ले रही है। और अभी भी जो है सरकार की प्रक्रिया चल रही है। इतना कर्जा आप ले रहे हैं, कहां खर्च हो रहा है? मुझे तो प्रदेश के विभिन्न भागों में जाने का मौका मिला, मैं ग्रामीण अंचलों में भी गया। सड़कों के इतने बुरे हालत मैं कह नहीं सकता। आप लोग भी अपने गांव में जाते होंगे या आप लोगों को मौका मिला होगा जाने का, सड़कों के हालात ठीक नहीं है। हमारे जो स्कूल है, अस्पताल है, उनके हालात ठीक नहीं है। नया कोई काम हो नहीं रहा। मतलब कोई तरक्की के वही काम है जो पूर्व सरकार वीरभद्र सिंह जी के सरकार के समय में हुए, वही कितने काट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं कि कौन सा इन्होंने नया काम किया, कौन सी उपलब्धि है। आप जो कर्ज ले रहे हो वो आप अय्याशी पे खर्च करें। अभी जो ये गाड़ियां खरीदी गई हैं, इनका क्या तुक बनता है? आप पुरानी से काम चलाइए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सत्ता में बैठे जो ये लोग हैं, इन्हें आम लोगों के दुख दर्द से कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आम आदमी की पहुंच और पकड़ से दिन प्रतिदिन बाहर निकलते जा रही है। आप प्याज के दाम में, आप टमाटर के दाम देखें, सब्जियों की बात अगर हम करें, दालों की बात करें आप, और ये वही लोग हैं जब कांग्रेस के समय में 1 रुपया भी दाम बढ़ता था, 2 रुपया भी दाम बढ़ता था, ये छाती पीटते हुए सड़कों पे आ जाते। और आज दाम इतने ज्यादा बढ़ गए। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, वो भी लगभग तहस नहस होकर रह गए। क्योंकि डिपो से हमारे जो गांव में गरीब लोग हैं वो राशन लेते हैं। पहले तो उन्होंने उसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, और एक बहुत अच्छा निर्णय अभी सरकार ने लिया जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि दिवाली के अवसर पर सबको जो भी राशन कार्ड होल्डर है उनको 100 ग्राम चीनी मिले। मैं तो साधुवाद देता हूं ऐसी सरकार, कितना महान, इतना बड़ा निर्णय इन्होंने लिया, कितनी अच्छी सोच है। वास्तव में अगर हम कहें ये सरकार जो निर्णय ले रही है, जो जनविरोधी निर्णय ले रही है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते अपना दायित्व निभा रही है। और अभी भी आप देखेंगे आने वाले समय के लिए हमने कार्य योजना बनाई है जिसका खुलासा हम बाद में करेंगे। हम हर गलत फैसले का विरोध करेंगे और जनता के साथ हम जो है खड़े होंगे। लॉकडाउन चल रहा था,
तो हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से फंड जुटाया था। हालांकि हमारे पार्टी के लोगों ने उस समय जो प्रवासी मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनकी दिल खोल कर मदद की। और बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे विधायकों ने प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया। हमने जो फंड इकट्ठा किया था, हमने एक कमेटी बनाई। हमारी जो आपदा सेल था उसका निरीक्षण भी मेरे राजनीतिक सचिव हरिकृष्ण जी कर रहे थे। फिर हमने एक परचेज कमेटी बनाई। उसमें हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल जी को जो है जिम्मेवारी सौंपी। और अभी हमने पिछले दिनों IGMC में जो है काफ़ी उपकरण जो है वो हमने वहाँ जो है पार्टी की तरफ से दिए। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास समय हो तो आप उन उपकरणों को जरूर रखें कि कितनी उच्च कोटि की गुणवत्ता है। हमने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि कोई मिडल मैन बीच में नहीं था। बहुत उच्च कोटि की गुणवत्ता के उपकरण हमने दिए। और उसी तरह हम टांडा और मंडी में जो नेर चौक है, वहाँ भी हम जो है उपकरण देने वाले हैं। नेर चौक में भी हम देने वाले हैं, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में तो कांग्रेस पार्टी के लोग योगदान कर सकते हैं, वो योगदान हम जो है करते रहें। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग टू आस्क? ये विनय शर्मा जी आ गए हैं, इनका मैं जिक्र कर रहा था। ये पिछली सरकार में डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं और हमारे पार्टी के ठीक। एक बार ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आप इसको अपने पर्सनल मत बनाएं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है पार्टी कार्यालय के अंदर से चलती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरा नजरिया है, आपका नजरिया बड़ा हो सकता है, मेरा छोटा हो सकता है। कितने दिनों से? कुछ दिन तो रहे तो कम से कम ठीक है। इस बार मैं ये चाह रहा था कि आप पूछेंगे जरूर। विधानसभा के जो विधानसभा का सत्र हुआ था उस समय आपका जबरदस्त तरीके से एक प्रदर्शन हुआ था, जिसको देख के सरकार हिली थी। उसके बाद में 10 मुद्दे गिनवा दूंगा, जिसके चलते जो आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी कार्यालय से वक्तव्य जारी किया है, जो कि सरकार को घेरने का तरीका कतई नहीं है। हमको आप चाय पिला दे, समोसे खिला दे, हम इसमें संतुष्ट नहीं है। हम ये कह रहे हैं आपको, प्याज 70 रुपए से 80 रुपए क्या, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी बाइटें तो दी, लेकिन आपने कोई भी महिला और आपका पुरुष सड़क में नहीं था। क्या आप 6 महीने के सारे मुद्दे इकट्ठे करेंगे तभी सब कुछ रहेंगे? गाड़ी सरकार ने खरीदी, पूरा नहीं सवाल, गाड़ियां खरीदी, आपने बैठे बिठाए बयानबाजी की, प्याज और लहसुन में आग लगी, उसमें लेकर कांग्रेस सड़कों में नहीं उतरी। और कितने मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस को 2 दिन 5 दिन सप्ताह के अंदर एक प्रदर्शन करना बेहद जरूरी था, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो सर क्या 6 महीने के सारे मुद्दे इकट्ठे करेंगे जब जनता भूल जाएगी? क्योंकि अब देखिए 100 ग्राम की जो ये बेइज्जती कर रहे हैं आप, अगर ये जनता के बीच में हो तो क्या अच्छी बात नहीं, बजाय आप हमें समोसा खिला दो, चाय पिला के यहाँ से निपटा दे। 100 ग्राम को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो अभी ये 500 ग्राम हो जाएगी, 1 किलो हो जाएगी। अगर आपको बुरा लगा तो माफ करना, अच्छा लगा तो स्वागत। देखिए बात सुनिए, पहले मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं ये बात सुनिए, इट इज सीरियस थिंग। मैंने आपके प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से लिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपका काम ही है मीडिया का कि अगर कहीं विपक्ष ढीला लगे तो आप उसको पकड़ के जब्त करो। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी पिछले दिनों हम आंदोलन करते रहे, लेकिन अभी कुछ संगठन की जो हमारे आंतरिक जो काम थे वो पेंडिंग पड़े थे कि काफ़ी वर्षों से हम जो है एजुकेशन में बिजी थे। अब जैसे ये हमको नियुक्तियाँ करनी थी, कुछ नई नियुक्तियाँ की हमने, कुछ विभाग सबको जिला आवंटित किए, तो इसके लिए जरूरी था कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठा। तो अब ये काम हो गया। आज से हमने अपनी जो पूरी फौज सबको दायित्व दे दिया कि तुम आपको इस मोर्चे पे लड़ना है, आपको उस मोर्चे पे लड़ना है, क्योंकि उससे पहले किसी का दायित्व निश्चित नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत समय तो ऐसा हुआ कि मुझे पूरा अकेले ढोना पड़ा, लेकिन आज हमने सबको कार्य आवंटित कर दिए, हर मोर्चे पे अपने फौजी लगा दिए। और रही एजुकेशन की बात,
अब आपको 2 दिन के बाद नतीजा मिलेगा। राठौर जी, आपने शिलान्यास पट्टिका को लेकर चेतावनी दी थी सरकार को, यदि जी पट्टिका नहीं लगी तो हम आंदोलन करेंगे। जी। 15 दिन हो चुके हैं, आप आंदोलन कहाँ हैं? देखिए साहब, ये भी आपने ठीक पूछा। 15 दिन का समय हो गया, हमने इनको ग्रेस में कुछ समय दिया। अब देखिए ना, देखिए लेट्स सी। क्योंकि फिर हो ये रहा है, जो आप विरोध जताते हो पेपर में तो छप जाता हो, टीवी में भी चल जाता है, सरकार उससे जो है मैसेज भी पकड़ लेती है, लेकिन अब जो आपने कहा है कि उसको लेकर भी आप जल्दी हमको भूमिका में पाएंगे, इससे ज्यादा भी मैं नहीं बोल रहा। राठौर जी, अब तो प्याज सस्ता भी हो गया। ये द्वारा मैं 7 रुपए का तो है अभी भी। एनीथिंग सर, आप संगठनात्मक तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं लगातार। जी। ऐसे में अगर युवा कांग्रेस चुनाव की बात की जाए, जिसमें कि लगातार कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं या कुछ लोग हैं वो उस पर धांधलियों के आरोप लगा रहे हैं, आपसे भी कई बार मिले हैं, क्या कुछ आपने उसमें निर्णय लिया है? कोई जांच हुई है कांग्रेस की तरफ से? इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा कि इसमें कांग्रेस का रुख स्पष्ट था कि हम किसी भी तरह से कोई बड़ा नेता जो है इसमें सामने नहीं आएगा, खुलकर समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है सार्वजनिक तौर पर जो है श्रेय दे रहे हैं किसी को, और इस तरह की जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस पर पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक युवा कांग्रेस के चुनाव का प्रश्न है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिल्कुल तटस्थ रही, क्योंकि मेरे हमको आलाकमान के निर्देश थे, और उसी तरह से मैंने अपने पदाधिकारियों को भी कहा कि हमको जो है इस चुनाव प्रक्रिया में जो है हस्तक्षेप नहीं करना। तो युवा कांग्रेस के जो चुनाव हुए उनका एक अपना आयोग है युवा कांग्रेस का, जो चुनाव कराता है, और उसके बाद आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा सदस्य बने, उसको लेके जो है विवाद हुआ, और बाद में जो है वो काफ़ी जब स्क्रूटनी हुई तो संख्या काफ़ी जो है कम आई। मेरा तो सबसे ये अनुरोध है कि हम युवा कांग्रेस के चुनाव को राजनीति का आधार बनाएं और युवा कांग्रेस को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दें, हस्तक्षेप ना करें। ये मेरा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो है निवेदन रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुछ युवा कांग्रेस के लोग मुझसे भी मिले, जो उनकी आपत्तियाँ थी, जहाँ उन्होंने जो विरोध दर्ज किया वो मैंने जो है उनकी जो पार्टी आलाकमान को मैंने जो है भेज दी। सर, सभी लोग जो हैं उनके अध्यक्ष बना लिए गए हैं, ये अभी बात किया है? अब इस बारे में मैं सही कहूँ कि मुझे जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी। 2 सवाल है आपसे। एक तो जो आपने ब्लॉक प्रभारी मीट की हो तो कोई डेडलाइन दी है मीटिंग कब से कब तक होगी और रिपोर्ट कब तक आपको देंगे? दूसरा सवाल है, जो लोग रिवर्स पलायन किया है महानगरों से जो प्रदेश में वापस आए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को क्या किसी आयोग की गठन करना चाहिए? देखिए, जो मैंने प्रभारियों की नियुक्तियाँ की हैं उनको मैंने निर्देश दिया कि सबसे पहला काम ये करें कि वो आज ही ब्लॉक अध्यक्ष से बात करें, और जो मैंने जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख तक जो है हमारी सारी कमेटीज जो है ब्लॉक की वो बन जानी चाहिए 10 नवंबर तक, और 25 तारीख तक हमारी जो है बूथ कमेटीज बन जानी चाहिए। और मैं स्वयं भी जो है बहुत शीघ्र जो है जिलों का जो है दौरा करने वाला हूँ, और मैंने सबको निर्देश दिए कि वो इनके साथ ब्लॉक जो अध्यक्ष का बैठक कब होगी उनकी? वो मैंने बोल दिया है, आई हैव टोल्ड देम, आई हैव इंस्ट्रक्टेड देम कि आप ब्लॉक अध्यक्षों से बात करें और जितनी जल्दी हो सके आप अपना दौरा जो है वहाँ का बनाएं। और दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि जो भारत से हिमाचल से प्लान करके गए, नहीं तो हिमाचल को वापस आया, रिवर्स प्लान जो हुआ है तो रिवर्स मैंडेट हुआ है, मुंबई से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, कहीं से भी लोग वापस आए तो बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं देखिए हाँ, देखिए उसके लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में भी ये बात कही कि जो बाहर से हमारे नौजवान बाहर जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं वो प्रदेश में वापस आए, सरकार के पास उनकी कोई जानकारी नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर सरकार इसके लिए कोई कमेटी बनाती है या कोई आयोग बनाती है तो हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि एक पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोग बाहर से आए और कितने लोगों को काम की ज़रूरत है, और सरकार
किस तरह से उनकी मदद कर सकती है। राठौर जी, सरकार ने जो नए नगर निगम नगर पंचायत बनाई है उसमें विरोध भी हो रहा है, कांग्रेस का इसमें क्या कहना है? देखिए, मिश्रित प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे कुछ लोगों ने कई जगह पे विरोध भी किया है, कोई लोग समर्थन में भी थे। मुझे ये लगता है कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने ज़्यादातर विरोध किया और उनका विरोध कई जगह जायज़ भी था। उन्हें शायद ये लग रहा था कि उन पर टैक्सेस लगेंगे और उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए, सरकार ने 3 साल का समय दिया कि 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत कम से कम 10 साल का समय होना चाहिए। और आप उन ग्रामीण क्षेत्रों को, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जब उनकी बराबरी पे आप लाओगे तभी आप उनसे टैक्स की बात कर सकते हो। तो मुझे लगता है 3 साल का समय बहुत कम है, तो कम से कम ये समय जो है, इस समय अवधि जो है 10 वर्ष की होनी चाहिए। सर जी। कांग्रेस सरकार के वक्त टूटू, ढली और यू शिमला जब मत हुए थे उस टाइम भी 3 साल की छूट दी गई थी, ऐसे क्या वजह है जब आप 10 साल की डिमांड करते हैं? देखिए, उसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे टूटू और ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल शिमला के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, राजधानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये बात हम जो है पालमपुर में नहीं कर सकते, ये बात हम मंडी में, क्योंकि वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ इतनी ज़्यादा तरक्की जो है नहीं हुई है। और अभी कोरोना के समय में ऐसे भी अर्थ की कमज़ोर है और सरकार की अर्थ की कमज़ोर है, इसलिए मुझे लगता है कि उन गांव के लोगों की जो शंका है उस शंका को जो है दूर किया जाना चाहिए और वहाँ विकास के काम इस ढंग से होने चाहिए ताकि जो शहरी क्षेत्र है वो बराबरी कर सके।